जो मरुस्थल होते हैं वो महाद्वीप के पूर्वी साइड होंगे या पश्चिमी साइड होंगे, इसको निर्धारित करती हैं महासागरीय धाराओं की। इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये पीटी के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण है। तो पूछा जाता है कि जो 0 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वहाँ पर महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर मरुस्थल क्यों पाए जाते हैं, जैसे अपना थार का रेगिस्तान वगैरह है ये। अब बात करते हैं महासागरीय धाराएं। धाराएं होती क्या है? जब कोई भी जल का एक निश्चित सीमा है, बहुत बड़ा क्षेत्र जल का है, उसकी एक निश्चित गति है, गति, दिशा और वेग। देखो किसी भी महासागरीय जल का जो एक बहुत बड़ा महासागरीय क्षेत्र है, इसमें एक जलीय कोई क्षेत्र है, इतना क्षेत्र मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर लंबाई की दूरी वाला जो क्षेत्र है, इसकी एक निश्चित सीमा हो गई, इसकी एक निश्चित गति हो गई और एक निश्चित दिशा हो गई। ये पूरा जल एक दिशा में गति करेगा तो इसको अपन बोलेंगे धारा, और इसका वेग होगा तीव्र वेग होगा। जो तीव्र वेग वाली धाराएं होती हैं ना, उनको महासागरीय धाराएं बोलती हैं। लेकिन जो मंद गति से जल चलता रहता है उसको अपन प्रवाह बोलते हैं। समझ में आया? तो परिभाषा क्या हुई? महासागरीय जल का निश्चित सीमा और निश्चित दिशा में तीव्र वेग, इसको महासागरीय धारा बोलेंगे। और मंद गति से यदि प्रवाह करा तो उसको प्रवाह बोलते हैं, जल का प्रवाह होना। ये बात समझ में आ गई कि महासागरीय धाराएं होती क्या है। अब बात करते हैं कि ये प्रभावित किससे होती हैं। देखो प्रभावित करने के लिए इसको देखो, घूर्णन हो रहा है अपना, घूर्णन, पृथ्वी घूम रही है, घूमने के कारण इसके अपकेंद्र अभिकेंद्र बल लग रहे हैं, घूमने के साथ ये जल भी घूम रहा है, तो इसके कारण एक निश्चित जल में भी एक गति पाई जाती है। तो घूर्णन होने के कारण जो गुरुत्व होता है, गुरुत्व उत्पन्न होता है, उसके कारण अपकेंद्र और अभिकेंद्रीय बल पाए जाते हैं, अपकेंद्र और अभिकेंद्रीय बल पाए जाते हैं। तो देखो होता क्या है कि जो गुरुत्व कैसे गुरुत्व देखो, ये हो गई 0 डिग्री अक्षांश हो गया, यानी विषुवत वाला क्षेत्र हो गया, और ये हो गया ध्रुव वाला क्षेत्र। गुरुत्व सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ मौजूद होता है? ध्रुव पर मौजूद होता है। ये आपको पता है, गुरुत्व अधिक होता है और यहाँ पर गुरुत्व कम होता है। तो यहाँ पर गुरुत्व कम है और यहाँ पर अधिक है, तो ये मान लो ये सागर है, ये जल है पूरा। गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होने के कारण इसकी ये अपनी गहराई की ओर जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खींचा जाएगा। तो ये इसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी, ये सीधी रेखा में ना होके इसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी, इस साइड ऊंचाई में रहेगा और इस साइड ध्रुव की तरफ ये गहराई में रहेगा। तो सवते ही देखो एक प्रवाह बन गया ना, ऊंचाई से, ऊंचे क्षेत्र से जो निम्न क्षेत्र होता है उसकी ओर जल की गति बनती है। ध्रुवों पर जाके इसका समुद्र की गहराई की ओर निस्सरण होता है इसका, और फिर ये समुद्र की गहराई के पश्चात ये धीरे धीरे सागर की गहराई से सटा हुआ ये विषुवत की ओर गति करता है, फिर विषुवत ओर आकर इसका उत्सरण होता है। तो ये एक पूरा चक्कर बनता जाता है। तो घूर्णन के कारण गुरुत्व बल उत्पन्न होता है, घूर्णन के कारण गुरुत्व बल वगैरह उत्पन्न होगा, और उससे जो महासागरीय धाराएं प्रभावित होंगी। अब बात करते हैं दूसरा, एक तो हो गया घूर्णन के कारण गुरुत्व, दूसरा घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल। आपको पता है कि कोरियोलिस बल उत्तरी गोलार्ध में अपनी दिशा के दाईं ओर घूमता है और दक्षिण गोलार्ध में अपनी दिशा के बाईं ओर घूमता है। तो यहाँ पर जो उत्तरी गोलार्ध की जो महासागरीय धाराएं होंगी वो अपनी दिशा के दाईं ओर घूमने लग जाएंगी, तो इनकी दिशा में परिवर्तन होगा। तो कोरियोलिस बल भी महासागरीय जो धाराएं होती हैं उनकी दिशा में बदलाव करता है। अब बात करते हैं, देखो घूर्णन के कारण मतलब जो प्राकृतिक कारण देखते हैं, घूर्णन के कारण गुरुत्व और कोरियोलिस बल के कारण दिशा में परिवर्तन हो रहा है। दूसरा, अब महासागर के कारण कौन कौन से कारक हो सकते हैं जो महासागर में मौजूद हैं, इनके कारण क्या क्या प्रभाव हो सकता है। देखो जो तापमान होता है महासागर का, यदि तापमान अधिक होगा तो
तापमान के कारण आयतन प्रभावित होता है ना, तो तापमान अधिक होगा तो आयतन जल फैलेगा, और तापमान कम होगा तो जल सिकुड़ेगा। तो अधिक तापमान की ओर से कम तापमान की ओर महासागरीय धाराओं की गति होती है। दूसरा कारण लवणता। यदि लवणता अधिक है तो लवणता से क्या प्रभावित होता है? घनत्व प्रभावित होता है। तो अधिक लवणता, यदि लवणता अधिक है और दूसरा क्षेत्र जहाँ पर लवणता कम है तो अधिक लवणता से कम लवणता की ओर महासागरीय धाराओं का प्रवाह होगा। घनत्व भी अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर। हिमद्रवण, हिमद्रवण के कारण भी घनत्व, हिमद्रवण के कारण मैंने पिछले वाले टॉपिक में बताया था लवणता वाले में कि हिमद्रवण से लवणता किस तरह से प्रभावित होती है। तो हिमद्रवण होगा तो हिमद्रवण के कारण लवणता में कमी पाई जाएगी और ये महासागरीय धाराओं को प्रवाह करने में प्रभावित करेगा। तो कौन कौन से पॉइंट हो गए इसमें महासागरीय कारण? तापमान, लवणता, घनत्व, हिमद्रवण। अब बात करते हैं वायुमंडल कि वायुमंडल के कौन कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं। जो वायुमंडल के कारण प्रभावित करते हैं लिए देखो, वायुमंडल में पहले तो पवनें, देखो हवा चलेंगी, हवा अपने साथ जल को बहा कर लेके जाएंगी, तो इसे गति या एक निश्चित वेग में जल प्रवाह करने लगेगा, महासागरीय धाराओं का निर्माण होगा। दूसरा वायुदाब, हाई प्रेशर और लो प्रेशर। देखो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति करती हैं पवनें, तो जल भी इसी दिशा में गति करेगा। तीसरा सूर्यताप, सूर्यताप से वाष्पीकरण प्रभावित होगा, तापमान प्रभावित होगा। वाष्पीकरण से लवणता प्रभावित होगी, यदि वाष्पीकरण अधिक होगा तो लवणता में वृद्धि होगी। तो लवणता प्रभावित करती है ना महासागरीय धाराओं की, अभी जो सागरीय जो तत्व उनकी बात की थी तब। और दूसरा तापमान, तापमान भी लवणता को प्रभावित करता है, इसके बारे में भी अपने बात कर लिए। तापमान से आयतन फैलता है, तो क्या क्या प्रभावित कर रहा है इससे? गुरुत्वाकर्षण बल, कोरिलिस बल 2 पॉइंट, तापमान 3, लवणता 4, घनत्व 5, हिमद्रवण 6, पवनें 7, वायुदाब 8 और सूर्यताप 9। महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने के अपने पास 9 पॉइंट है। यदि मेंस में प्रश्न आया तो अपन 5 से 6 पॉइंट इसका मेंशन कर देते हैं तो अपने अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि जो एक फैक्ट बताता हूँ आपको, जो गर्म धाराएं होती हैं ये निम्न अक्षांशों से, क्योंकि गर्म धाराएं निम्न अक्षांशों पर ही तो पाई जाएंगी ना, क्योंकि वहाँ पर सूर्यताप अधिक होता है, से उच्च अक्षांशों की ओर गति करती हैं। और जो ठंडी धाराएं होती हैं, ठंडी धाराएं ये उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर गति करती हैं। ये फैक्ट ध्यान रखना, पीटी के अकॉर्डिंग वो कथन और कारण वाले में से पूछ सकता है, या मिलान करने वाले में से, या क्रॉस वेरिफिकेशन में ये पूछ सकता है। अब बात करें इनका महत्व वगैरह क्या है, महासागरीय धाराओं का महत्व क्या है। क्योंकि किसी पॉइंट को अपन पढ़ रहे हैं तो अपन जरूरी है कि इसका महत्व क्या है, इसको पढ़ क्यों रहे हैं, कुछ महत्व का होगा तभी तो इसको यूपीएससी पूछेगी। यूपीएससी फालतू सवाल तो पूछेगी नहीं। इसका महत्व क्या है देखते हैं। देखो, तटीय मौसम इससे प्रभावित होता है। तटीय मौसम किस किस तरह से प्रभावित होगा? तट का आसपास का क्षेत्र। देखो, जो महासागरीय धाराएं होती हैं जो ऊष्मा का स्थानांतरण करती हैं, ऊष्मा का स्थानांतरण करेगी तो इस ऊष्मा के साथ साथ पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होती है, क्योंकि भोजन पकाने और प्रवाल भित्तियाँ वगैरह होती हैं, उनको एक निश्चित तापमान चाहिए होता है, तो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। और आपको पता हो तो अपने जब तापमान वाला टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें अक्षांशीय ऊष्मा बजट के बारे में मैंने बात की थी। तो अक्षांशीय ऊष्मा बजट महासागरीय धाराओं से प्रभावित होता है, और मैंने उस टाइम भी बताया था आपको कि अक्षांशीय ऊष्मा बजट महासागरीय धाराओं से प्रभावित होता है। अब देखो, तापमान को ये किस तरह से लेके जाएंगे। कोई भी क्षेत्र है, इस क्षेत्र का तापमान समुद्र है, यहाँ तापमान अधिक है, पवनों का वेग इस साइड है, पूर्व से पश्चिम की ओर है,
पूर्व में तापमान अधिक है तो जब महासागरीय धारा अपने साथ पश्चिम की ओर जाएगी तो जो सतह का जो तापमान है उसको अपने साथ बहा कर लेके चली जाएगी। यहाँ तापमान ठंडा हो जाएगा और इधर गर्म पानी एकत्रित हो जाएगा। जब ये महासागर के या महाद्वीप के पश्चिमी तट पर बनने लगती हैं ये स्थितियाँ, तो महाद्वीप के पश्चिमी तट पर ठंडा जल हो गया तो यहाँ पर वाष्पन कम होगा तो यहाँ पर वर्षा कम होगी। इस कारण यहाँ पर पश्चिमी तटों पर मरुस्थल बनते हैं। जो पहला पर्सन था उसके बारे में अब मैंने बता दिया है। आगे और थोड़ा इसको विस्तार से समझेंगे, अभी तो मैंने रफली समझाने के लिए बताया है। पहला हो गया तटीय ऊष्मा का स्थानांतरण करती हैं। दूसरा जो गर्म धाराएं होती हैं, अभी मैंने बताया था कि ये विश्व से ध्रुवों की ओर निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाएंगी। तो निम्न अक्षांशों का गर्म धाराएं उच्च अक्षांशों की ओर जाएंगी तो वहाँ का तापमान में बढ़ोतरी करेंगी। तो गर्म धाराएं उच्च अक्षांशों का तापमान में बढ़ोतरी करती हैं। जब गर्मियाँ होती हैं, एक तो पहले से गर्मियाँ है, दूसरा जो गर्म जो धाराएं होती हैं वो और आ जाएंगी तो तापमान में बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी सामान्य से अधिक तापमान में बढ़ोतरी होगी। और जो ठंडी धाराएं होती हैं, ये ठंडी धाराएं देखो, ये ठंडी धाराएं तो तटीय क्षेत्रों का तापमान तो कम करेंगी ना, क्योंकि ठंडी है तो तापमान में तो कमी होगी ना। जैसे एग्जांपल देखें इसका, जो लेब्राडोर धारा है और जो ओएसओ भी धारा है, ये ठंडी धाराएं हैं। ठंडी धाराएं प्रतिचक्रवाती स्थिति पैदा करती हैं, प्रतिचक्रवाती स्थिति पैदा करती हैं। ये प्रतिचक्रवाती स्थिति कैसे पैदा होती है, देखो ये कोई भी भूभाग है, महाद्वीप है, ये इसका पूर्वी किनारा हो गया, ये इसका पश्चिमी किनारा हो गया। महासागर के लिए महासागर का ये पूर्वी किनारा हो गया और ये महासागर का पश्चिमी किनारा हो गया। यहाँ पर यदि गर्म जल है, यहाँ पर गर्म जल होता है, ये अपन 0 से 30 डिग्री अक्षांश की बात कर रहे हैं। तो आपको पता होगा 0 से 30 डिग्री अक्षांश में जो महासागर होते हैं उनके पूर्वी किनारे गर्म जल होता है। ये अपने साथ गर्म जल को बहाकर लेके चली जाएंगी। जो धाराएं होंगी ना, महासागरीय धाराएं, ये अपने साथ उनको बहाकर लेके जाएंगी। तो यहाँ पर कौन सा जल पाया जाएगा, एक सेकेंड, तो यहाँ पर कौन सा जल पाया जाएगा, ठंडा जल पाया जाएगा। ठंडे जल में वाष्पन होगा, नहीं होगा। वाष्पन नहीं होगा तो वर्षा नहीं होगी। तो ये कौन सी स्थिति पैदा हो गई, प्रतिचक्रवाती स्थिति पैदा हो गई, चक्रवातीय स्थिति पैदा हो गई। इसके कारण मरुस्थलों का विकास होगा। और यही कारण है कि जो 20 से 30 डिग्री अक्षांश होते हैं ना, यहाँ पर महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर, क्योंकि महाद्वीप का पश्चिमी तट है ना, यहाँ पर रेगिस्तान पाए जाते हैं। अब प्रतिचक्रवाती स्थिति पैदा हुई गर्मियों में, ये और सामान्य तापमान से अधिक गर्म कर देती है। चौथा महत्व देखें तो जो अपना अल नीनो होता है, अल नीनो या ला नीना की स्थिति होती है। ये ठंडी धारा और गर्म धारा से प्रभावित होती है। इनके कारण अल नीनो या ला नीना की स्थिति कौन सी स्थिति बनेगी, वो ठंडी धारा आ रही है, गर्म धारा आ रही है पेरू के तट पर, उससे प्रभावित होता है। तो इसको अपन जब भारतीय मौसम पढ़ेंगे उसमें बात करेंगे। तो अपना क्या क्या महासागरीय धाराओं में क्या क्या बात कर ली अपन ने, महासागरीय धाराएं होती क्या हैं, ये किससे प्रभावित होती हैं और इनका क्या क्या महत्व है। एक और जब बात करेंगे इनके महत्व के बारे में, तो देखो सागर होता है, महासागरीय धाराएं अपने साथ पोषण को बहा के लेके जाएंगी ना, पोषण बहा के लाए जाएंगी, ऊष्मा का स्थानांतरण करती हैं। पोषण लेके जाएंगे तो जैव विविधता प्रभावित होगी,
क्योंकि सर्वाधिक जैव विविधता यहीं पर पाई जाती है, 71% महासागरीय क्षेत्र है। तो तीसरा, अपन यदि अपने मानव जीवन के पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जो आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो मत्स्यन के लिए प्रभावित होती है। कैसे? जो गर्म धारा और ठंडी धारा मिलती है, जिस क्षेत्र पर गर्म धारा और ठंडी धारा आपस में आके मिलती है ना, उस क्षेत्र को बैंक बोलते हैं। और यहाँ पर मछलियों का अत्यधिक उत्पादन होता है। गर्म धारा और ठंडी धारा मिलके मछलियों के उत्पादन में सहायक होती है। सेकेंड, यहाँ पर मछलियों का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ध्यान रखना। जहाँ पर गर्म धारा और ठंडी धारा मिलती है वहाँ पर मछलियों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अब दूसरी बात करें कि जो अपना नौ संचालन होता है, तो जो कुछ धाराएं, जो गर्म धाराएं होती है ना, जब उत्तर की ओर जाती हैं, ध्रुवों की ओर जाती हैं, तो ये कुछ जो बंदरगाह होते हैं उनको जमने नहीं देती। ध्रुवों पर तो बर्फ़ के कारण बंदरगाह सर्दियों में जम जाते हैं, लेकिन जो गर्म धाराएं वहाँ पर जाती है और वहाँ के बंदरगाहों को जमने नहीं देती। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें तो जो नॉर्वे की जो गर्म धारा है ना, कौन सी गर्म धारा, कौन सी? नॉर्वे की। ये नॉर्वे की गर्म धारा जो मरमस्क बंदरगाह है उसको सर्दियों में जमने नहीं देती। तो अपने आर्थिक रूप से ये नौ संचालन में भी उपयोगी रहती है। और यदि कोई धारा बह रही है और कोई उस पर जो जलयान है वो भी उसके ऊपर जा रहा है, तो धारा की गति से उसकी वेग में और वृद्धि हो जाएगी। यदि धारा का अनुसरण करेगा तो शीघ्र, पहले ये जो गति करते थे, जब पहले यात्रा करते थे ना, तो वो धाराओं के अनुसार और हवाओं के अनुसार ही गति करते थे, तो शीघ्र यात्रा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक आपको पता है कि सार्गेसी सागर क्या है? सारगोसा सागर है ना, ये क्या है? जब ये यहाँ एक प्रशांत महासागर में एक क्षेत्र है जहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो धाराएं आके आपस में मिलके एक चक्रीय प्रतिरूप बनाती हैं। और ये जो बीच का क्षेत्र है ना, यहाँ पर समुद्री खरपतवार पाया जाता है। समुद्री खरपतवार पाया जाता है। इस कारण इसको एक तटविहीन सागर बोलते हैं, जिसका कोई तट नहीं है, तटविहीन सागर बोलते हैं। तो ध्यान रखना, सारगोसा क्षेत्र क्या है? ये अलग अलग धाराओं के प्रति चक्रवाती आपस में चक्रीय रूप के कारण निर्माण होता है। तो अपना ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। अब बात करें, देखो मैंने वो टॉपिक या वो बातें नहीं ज़्यादा क्लियर की हैं जो यूपीएससी के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट नहीं थी। 3 टॉपिक मैंने, जो तापमान, लवणता और धाराएं, ये 3 टॉपिक कराए। ये तीनों पीटी के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट थे, ध्यान रखना। कोई मेंस में कोई सा भी 1% इन तीनों में से आना ज़रूरी है, तो आता ही आता है, अब तक तो यही रहा है। और अभी जो 2023 का बात करें तो 2023 में आया था कि तापमान, समुद्र जल का तापमान किससे प्रभावित होता है और इसका क्या महत्व वगैरह है। तो ध्यान रखना, इसको थोड़ा अच्छे से करना। पीटी के अकॉर्डिंग क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया था। अब महासागरीय जो धाराएं हैं, इनमें पीटी के अकॉर्डिंग क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सी धारा ठंडी है, कौन सी धारा गर्म है, ये आपको पता कर लेना, गूगल कर लेना। और इनकी अवस्थिति देख लेना, एक बार मैप देख लेना, मैप में कौन सी धारा कहाँ पर पाई जाती है ये देख लेना। पीटी में यहाँ से प्रश्न पूछता ही रहता है, हर 1-2 साल में यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है किसी भी धारा के बारे में जानकारी लेने के लिए, तो ध्यान रखना। अब अपन एक ज्वार भाटा टॉपिक और करेंगे। अगला टॉपिक अपना ज्वार भाटा होगा, फिर अपने समुद्र विज्ञान कंप्लीट हो जाएगी। और अपना कौन कौन सा हो गया, स्थलमंडल अपना कंप्लीट हो गया, वायुमंडल अपना कंप्लीट हो गया, और समुद्र विज्ञान अपना कंप्लीट हो गया। फिजिकल ज्योग्राफी अपनी फिर कंप्लीट हो गई है। फिर अपन जब इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे तो उसमें अपन अवस्थिति की बात करेंगे, और उसमें इम्पोर्टेंट रहता है नदी तंत्र इम्पोर्टेंट रहता है, और उसमें कृषि इम्पोर्टेंट है। तो जो जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है उनको अपन पीटी के अकॉर्डिंग क्यों रिविजन करेंगे, ताकि यदि पर्सन आएगा तो अपन एक बार रिवीजन हो रखा होगा।
ठीक है, ओके, बाय बाय।